नमस्कार। आज हम एक ऐसी खोज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मकसद है पूरी दुनिया के बिजनेस के लिए एक अकेली साझी भाषा बनाना। ये कहानी है अकाउंटिंग हार्मोनाइजेशन की। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपनी एक ही वक्त पर एक देश के नियमों के हिसाब से तो प्रॉफिट में हो और दूसरे देश के नियमों के हिसाब से घाटे में? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक असली समस्या है जो तब पैदा होती है जब बिजनेस की दुनिया में अलग-अलग फाइनेंशियल भाषाएं बोली जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये समस्या आई कहाँ से? आखिर क्यों बिजनेस की दुनिया में हिसाब किताब के इतने सारे अलग अलग तरीके हैं? इसका जवाब इतिहास, संस्कृति और कानून में छिपा है। देखिए, जैसे दुनिया में अलग अलग भाषाएं अपने माहौल के हिसाब से पनपती हैं, ठीक वैसे ही अकाउंटिंग के नियम भी होते हैं। जैसे यूके और भारत जैसे कॉमन लॉ वाले देश, यहाँ अकाउंटिंग के नियम सिद्धांतों पर ज्यादा टिके होते हैं, जिससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वहीं जर्मनी जैसे कोड लॉ वाले देशों में नियम बहुत सख्त और कानून की किताब में लिखे होते हैं। ऊपर से हर देश के अपने टैक्स के नियम, महंगाई का असर और यहाँ तक कि कल्चरल वैल्यूज भी इन नियमों को अलग बना देती हैं। तो इस ग्लोबल कंफ्यूजन का हल क्या है? इसका जवाब है अकाउंटिंग हार्मोनाइजेशन। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर किसी पर एक ही रूल थोप दिया जाए। नहीं, बल्कि ये अलग अलग सिस्टम के बीच के फर्क को कम करने का एक प्रोसेस है, ताकि दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को आसानी से समझा जा सके और उसकी तुलना की जा सके। अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। इन दो शब्दों के बीच का फर्क समझना इस पूरी यात्रा को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हार्मोनाइजेशन, जो पहेली के उन टुकड़ों की तरह है जो अलग अलग होते हुए भी एक साथ फिट हो सकते हैं। ये स्थानीय नियमों और ज़रूरतों का सम्मान करता है। और दूसरी तरफ है स्टैंडर्डाइजेशन, जो एक सख्त बक्से की तरह है, जो हर किसी को एक ही साइज में फिट होने पर मजबूर करता है, चाहे वो फिट हो या न हो। तो इतनी मेहनत क्यों? फायदा क्या है? सबसे पहले इससे कोई भी निवेशक या एनालिस्ट आसानी से ये देख सकता है कि जापान की एक कार कंपनी और जर्मनी की एक कार कंपनी में से कौन बेहतर काम कर रहा है। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को हर देश के लिए अलग रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ती, जिससे उनका पैसा और समय बचता है। और सबसे बड़ी बात, इससे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता आती है। तो इस ग्लोबल मिशन की कमान किसके हाथ में है? चलिए मिलते हैं इस साझा बिजनेस भाषा के आर्किटेक्ट से और उनके मास्टर प्लान के बारे में जानते हैं। ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड या IASB। ये लंदन में बैठी एक आज़ाद प्राइवेट संस्था है। आप इन्हें इस नई ग्लोबल फाइनेंशियल भाषा का संरक्षक कह सकते हैं, जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका मास्टर प्लान है IFRS, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ सबसे खास शब्द है सिद्धांत आधारित। इसका मतलब ये है कि IFRS सिर्फ कानूनी कागज नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि असल में हो क्या रहा है, यानी उसकी आर्थिक सच्चाई क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक मशीन लीज पर ली है, लेकिन असल में उस पर उसका पूरा कंट्रोल है, तो IFRS कहेगा कि इसे अपनी बैलेंस शीट में एक एसेट की तरह दिखाओ। यही है आर्थिक सच्चाई पर फोकस करना। तो ब्लूप्रिंट्स तो बन गया, लेकिन असली चुनौती तो इसे दुनिया भर में लागू करने की थी। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। साल 2005 एक टर्निंग पॉइंट था। यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और अपनी सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए IFRS को जरूरी कर दिया। रातों रात दर्जनों अलग अलग देशों के नियम एक हो गए। इस एक कदम ने साबित कर दिया कि बड़े पैमाने पर हार्मोनाइजेशन सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत बन सकता है। लेकिन हर देश ने एक ही रास्ता नहीं चुना। यूके ने तो EU के साथ रहते हुए इसे पूरी तरह अपना लिया। अमेरिका, जिसके पास अपने खुद के बहुत मजबूत नियम USGAP पहले से थे, वो थोड़ा हिचकिचाता रहा। और फिर है भारत, जिसने एक बहुत ही दिलचस्प बीच का रास्ता अपनाया, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं। भारत की स्ट्रैटेजी को ये लाइन बहुत अच्छे से बताती है। भारत ने IFRS को सीधे सीधे कॉपी नहीं किया। उन्होंने बनाया IND AS, जो IFRS पर ही आधारित है, लेकिन उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ बदलाव किए गए हैं। इन्हीं बदलावों को कार्व आउट कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी ग्लोबल रेसिपी को लेकर उसमें थोड़ा सा अपना देसी तड़का लगा दें। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, ये सफ़र भी आसान नहीं था।
इस रास्ते में कई बड़ी रुकावटें आईं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट 3 सबसे बड़ी रुकावटों को साफ साफ दिखाता है। सबसे बड़ी दीवार है राष्ट्रीय संप्रभुता। कई देश अपने नियम बनाने का अधिकार किसी बाहरी संस्था को देना नहीं चाहते। दूसरी बड़ी मुश्किल है लागत। नए सिस्टम, सॉफ्टवेयर और लोगों की ट्रेनिंग पर भारी खर्च आता है। और तीसरी चुनौती है इन नए मुश्किल नियमों को समझने वाले एक्सपर्ट्स की कमी। तो इतनी मुश्किलों के बावजूद ये खोज इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके फायदे बहुत बड़े हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए। एक कॉमन स्टैंडर्ड होने से विदेशी निवेशक उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें एक बना बनाया वर्ल्ड क्लास अकाउंटिंग सिस्टम मिल जाता है। उनकी कंपनियां आसानी से दुनिया के कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकती हैं। और आखिरकार ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा स्थिर बनाता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या दुनिया के बिजनेस कभी एक ही फाइनेंशियल भाषा बोल पाएंगे? ये खोज आज भी जारी है। हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए एक ही स्टैंडर्डाइज्ड भाषा अभी भी एक सपना हो, लेकिन एक दूसरे के बिजनेस को बेहतर समझने की दिशा में, यानी हार्मोनाइजेशन की तरफ, हमने एक लंबा सफर तय किया है और ये मिशन जारी है।